Hello students, in today's lecture number 4 on electromagnetic waves for class 12, we shall discuss today the electromagnetic spectrum. Already we discussed that light is an electromagnetic wave. मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव, टीवी वेव, एफएम वेव, शॉर्ट रेडियो, एएम रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, ये सभी जो रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं. तो इन सभी वेव्स को, रेज को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है. सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट इज द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट जिसमें किया हुआ रहता है स्पेक्ट्रम में, उस स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है. The whole electromagnetic spectrum has different parts and सब parts. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर के बनी होती है. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स और उन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स होते हैं. और डिफरेंट पार्ट्स जो और सब पार्ट्स हैं उनमें आपस में ओवरलैपिंग भी होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज होती है. कई पार्ट्स में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज आपस में ओवरलैप भी करती हैं. ठीक है. और इसका मतलब क्या है? जिसमें मान लीजिए किसी वेव की फ्रीक्वेंसी दो वेव्स के रीजन में आ रही है, तो इसका मतलब उसको उन दो मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है. एक ही वेव को जो है दो अलग अलग मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है, या दो अलग अलग वेव्स को एक सेम मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है. जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि देखिए ऐसी आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. ये पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करोगे. पैरेलल लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस लेना है, पहले फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और ये वेवलेंथ मीटर में लेना है. फ्रीक्वेंसी को आप स्टार्ट करेंगे 10⁻23 से, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरे ये देखिए इस तरीके से आपको ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है और इसको फाइनली आपको 10 तक ले जाना है. ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला एक्सेस हो गया एक तरह से. और वेवलेंथ वाला जो एक्सेस है देखिए 10⁻14 से स्टार्ट हो रहा है. तो इनको कैसे लिखें? देखिए ऐसे लाइंस होती हैं आपकी कॉपी में, तो उस लाइन पर एक तरफ 10⁻23, 10⁻22 और इन दोनों के बीच में ये देखिए 10⁻14 से इसको स्टार्ट कीजिए. ये वेवलेंथ है -14, -13, -12, और ये ऐसे ऐसे करके ये जीरो भी आएगा 10⁻0, और फिर ये पॉजिटिव आते चले जाएंगे 10⁻7 तक. ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. इसमें आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है. विजिबल जो पार्ट है इसके बारे में आप ध्यान रखिए. विजिबल पार्ट 10⁻14 से 15 के बीच होता है और इधर -6 होता है. यदि ये याद रहेगा तो बाकी स्पेक्ट्रम आपको याद रहेगा. विजिबल के ऊपर यूवी, एक्स एंड गामा है. यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज किसके ऊपर? विजिबल के ऊपर. इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है. विजिबल के नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टीवी एंड एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव. ठीक है, ये है. अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या सब पार्ट हैं एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं. ये देखिए ये माइक्रोवेव जो है यहाँ भी आ रहा है और इसमें शॉर्ट रेडियो वेव भी आ रहा है. ठीक है. तो डिफरेंट पार्ट्स जैसे आप देख सकते हैं एक्स रे जो है
इधर गामा रेज के पोर्शन में भी जा रहा है और इधर यूवी में भी आ रहा है। तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक ही वेव को दो अलग अलग मेथड से या दो डिफरेंट वेव्स को एक ही सेम मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये स्पेक्ट्रम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस स्पेक्ट्रम को मैं जरा आपको बुक में दिखाता हूं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, बुक में आपको पूरा ये स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है, ये वेवलेंथ का एक्सेस है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, वेवलेंथ मीटर में है। फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे कि आपको बताया 10⁻23 से स्टार्ट करना है, 10⁻22, 10⁻21, 20, 10⁻19, 18, 10⁻17, 10⁻16, 10⁻15, 10⁻14, 14, 10⁻+14 और 10⁻+15 के बीच में विजिबल रीजन है, और इधर ये -6 है, ध्यान रखिए। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? -14 से। तो इन दोनों के बीच में 23 और 22 के बीच में देखो -14 है। ऐसे ही 22 और 21 के बीच में -10⁻13 है। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करने में इजी रहेगा। और ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना एग्जैक्टली ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ होती है, इसको याद रखने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये ऑर्डर याद रखना है कि विजिबल के ऊपर कौन है? यूवी, एक्स, गामा, और विजिबल के नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, एफएम रेडियो, एएम रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो वेव, ये सब हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरफ जाने से बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा की होगी। उससे कम एक्स की, उससे कम यूवी रेज की, उससे कम विजिबल की, उससे कम इंफ्रारेड की, उससे कम माइक्रोवेव की, उससे कम शॉर्ट रेडियो वेव की, उससे कम टीवी एंड एफएम की, और उससे कम एएम रेडियो की, और लॉन्ग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वहीं यदि वेवलेंथ देखें आप, तो वेवलेंथ तो नीचे की तरफ आने से बढ़ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेज की होती है, ध्यान रखना, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। लेकिन वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ेगी, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी। किसकी होगी? रेडियो वेव की होगी। ठीक है, तो ये भी आप देखिए, इनवर्स रिलेशन आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको कह देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ। इनमें से कोई 3 या 4 आपको नेम दे देगा, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर। तो उनको उनकी फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेगा, या वेवलेंथ के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेगा। तो इस स्पेक्ट्रम में आपको कम से कम एक रफ कॉपी में 10 टाइम्स ड्रॉ करना है, तो ये आपको पता लग जाएगा, याद हो जाएगा। और इस यदि ये स्पेक्ट्रम याद हो गया तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, विजिबल का पार्ट याद रखिए 14 से 15 के बीच, और इधर -6, और ये फ्रीक्वेंसी वाला एक्सेस हो गया, और ये वेवलेंथ वाला जो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, उस पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिख लो आप, इजी रहता है ऐसे बनाना। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है कॉपी के अंदर, तो ऐसे बनाओगे तो ये 10⁻23, ये 10⁻21, ये 10⁻20, इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। ठीक है, और इधर ये वेवलेंथ ले लीजिए, इसको -14 से स्टार्ट करते हुए और कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा। -14 से +7 तक वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी 10⁻23 से 10 तक है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। वहीं वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये स्पेक्ट्रम, इसमें आप देख रहे हैं कि एज पर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑर्डरली क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। दिस अरेंजमेंट
of different parts of waves according to their wavelength or frequency is known as electromagnetic spectrum. ठीक है, और ये विजिबल का ये भी आप बेटा ध्यान रखना, विजिबल का ये क्योंकि ये बहुत या काम में आता है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ रेंज होता है। ये 700 नैनोमीटर नीचे वाला और ये 400 नैनोमीटर, और विवग्योर ऑर्डर में होता है विजिबल रीजन में। विवग्योर वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, वायलेट ब्लू आ जाएगा, इंडिगो इसमें नहीं है। ठीक है, वायलेट इंडिगो बीच में ही आएगा, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी आपने देखा। अब हम 1 बाई 1 इसके डिफरेंट पार्ट्स के कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, क्या यूजेज हैं, ये डिस्कस करेंगे। रेडियो वेव्स, सबसे पहले हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं। रेडियो वेव्स में टीवी वेव भी आ गया, एफएम आ गया, एएम आ गया, लॉन्ग रेडियो वेव आ गया, शॉर्ट रेडियो वेव आ गया, सब आ गया इसमें। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं, सबसे पहले तो देखिए कि कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। ये प्रोड्यूस की जाती हैं एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेज इन कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में आप चार्जेज को एक्सिलरेटेड मोशन करवा दीजिए। कंडक्टिंग वायर से जब चार्जेज एक्सिलरेटेड मोशन परफॉर्म करते हैं तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसे पता लगेगा कि ये रेडियो वेव्स हैं? यदि कोई कंडक्टिंग वायर है और उससे चार्ज फ्लो हो रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन में है चार्ज, तो उस कंडक्टिंग वायर से निकलने वाले जो रेडिएशंस होंगे बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेजर करके हम पता कर सकते हैं कि वो रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियो वेव्स का अपना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। देखिए क्या होता है, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज होता है। ध्यान रखिएगा, 500 और इसका डबल हो गया 1000, इधर किलोहर्ट्ज इधर मेगाहर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रेंज है किसका? रेडियो वेव्स का, याद होना चाहिए बेटा। 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। एफएम बैंड, एएम का मतलब होता है बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो यहाँ 500 था, 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज, दोनों तरफ किलोहर्ट्ज है। ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रेंज में यहाँ किलोहर्ट्ज था या मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, ये 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के और कहाँ तक होता है? 1710 किलोहर्ट्ज एएम बैंड का। टीवी वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? यहाँ 4 कर दीजिए तो 54 हो जाएगा। 7 और 1 को 8 कर दें, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 7 1 को 8 कर दें, 10 से 1 कम ले लें, 90। 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। ये याद रखने के थोड़े से ट्रिक्स हैं जो आप अपने ट्रिक्स भी बना सकते हो। 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है टीवी वेव का। और एफएम का तो आप सबको पता ही होगा, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। जितने भी एफएम चैनल है इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं। अब इनका यूज क्या है रेडियो वेव्स का? रेडियो वेव्स जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती हैं। जो रेडियो वेव्स हैं, टीवी वेव्स हैं, इनका यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, दूसरी है माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स के बाद में माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को बेटा हम प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स सबसे पहले डेवलप की गई थी बेटा जब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स को डेवलप किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब्स आपने देखा होगा पुराने जो टेलीविजन सेट्स हैं उसमें यदि खुला हुआ आपने देखा हो तो आगे स्क्रीन होता है और स्क्रीन के पीछे एक कांच की ट्यूब लंबी सी सोलेनोइड सिलेंड्रिकल ट्यूब निकली रहती है जिसे आप वैक्यूम ट्यूब कहते हो। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में कौन कौन है? क्लेस्ट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब है, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड। ठीक है, इन वैक्यूम ट्यूब से क्या प्रोड्यूस होती है? माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। और माइक्रोवेव जो है कैसी है, कैसी वेव्स हैं? ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स होती है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेवलेंथ मैंने आपको बताया किसका होता है? सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है। और जो इनकी वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है किसकी? माइक्रोवेव्स की। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी भी काफी कम होती है
फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होती है, लेकिन उतनी भी कम नहीं होती। ठीक है, तो ये इनका यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा रडार। रडार देखा है आपने? उरी मूवी आपने लेटेस्ट देखी होगी। उरी मूवी में जब हमारी देश के जो है एक फौज, एक बटालियन जो है जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाती है, तो अचानक उनको मैसेज मिलता है कि आप वापस आ जाइए, आपका मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो उन जो रडार है, उनका रडार सिस्टम जो है वो स्कैन कर लेता है कि उनके आकाश में, उनके फ्लाई जोन में कोई दूसरे देश का हवाई जहाज तो नहीं आ गया है। तो वो कौन काम करता है? रडार डिटेक्ट करता है। और इसका पूरा नाम है रेडियो, रेडियो आर ए का मतलब रेडियो, और फिर ये डी का मतलब डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन, और ए का मतलब एंड, और लास्ट वाले आर का मतलब रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये राडार सिस्टम है जिसका यूज एयरक्राफ्ट नेविगेशन में किया जाता है। क्यों यूज करते हैं हम माइक्रोवेव्स का? क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं बेटा। कैसे पाथ में मूव करती हैं? स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं कौन? माइक्रोवेव्स। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इनसे जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, जैसे फ्लाइट कितनी हाइट पर उड़ रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, अब माइक्रोवेव की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि माइक्रोवेव स्ट्रेट पाथ में जाएंगी, तो स्ट्रेट पाथ में जाएंगी तो जो डिस्टेंस और हाइट निकल के आएगी, जो स्पीड निकल के आएगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट आ पाएगी। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम इसका यूज करते हैं, रडार में यूज करते हैं। और आपने किचन में भी माइक्रोवेव का यूज देखा होगा, माइक्रोवेव ओवन के रूप में। माइक्रोवेव ओवन में आप क्या करते हो? एक पोर्सिलिन, मिट्टी, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, ठीक है बेटा, मेटेलिक बाउल नहीं रखना है। मेटेलिक बाउल रखने से तो जो है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा। तो माइक्रोवेव ओवन में कैसे? जैसे आपने एक बाउल लिया चीनी मिट्टी का, उसमें आपने फूड पार्टिकल्स डाल दिए जिसको पकाना है आपको, जैसे राइस ले लिए। अब राइस को जब आप उसमें अंदर रख देते हैं, उसके बाद में माइक्रोवेव ओवन से माइक्रोवेव जो है उस राइस के ऊपर गिराई जाती है। राइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब वो माइक्रोवेव उन वाटर मॉलिक्यूल्स पर गिरती है, तो आप जानते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और उस वजह से जो है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो राइस है वो क्या हो जाता है? पक जाता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। तो माइक्रोवेव ओवन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जो फूड पार्टिकल होते हैं, हर एक फूड पार्टिकल में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के जितना माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी यदि हम कर दें, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी एफिशिएंटली। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इससे टेम्परेचर ऑफ फूड कंटेनिंग वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और फाइनली राइस या जो भी फूड पार्टिकल है वो कुक हो जाएगा, पक जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव का यूज है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव में यदि हम बात करें तो इंफ्रारेड आईआर वेव, जिनको हीट वेव्स के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, हीट वेव्स के नाम से भी इनको जानते हैं, आईआर वेव्स को। जब घना कोहरा हो जाता है ना, बहुत सर्दियों में जब फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे केस में जब आपको क्लियर फोटोग्राफ चाहिए, एकदम क्लियर देखना है, तो उस केस में हम आईआर कैमरे का यूज करते हैं। आईआर कैमरे का यूज किया जाता है उस केस में। तो मिलिट्री वाले ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है। तो वहाँ पर फॉगिंग, जब फॉग कंडीशन होती है, डेंस फॉग होता है, उस समय उनको क्लियर देखने के लिए आईआर कैमरे दिए जाते हैं। उन आईआर कैमरे की वजह से वो क्लियर देख पाते हैं। इनको हॉट बॉडीज से ये निकलती हैं। आईआर जो वेव हैं वो हॉट बॉडीज से निकलती हैं, या जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे निकलती हैं। इनको हम ग्रीन हाउसेज में यूज करते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स हैं उनको वार्म रखा जा सके। और इनको मस्कुलर स्ट्रेन, जैसे कोई मस्कुलर स्ट्रेन है उसको ट्रीट करना है, तो आईआर का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन रिमोट स्विचेज ऑफ टीवी। टीवी के अंदर जो आगे लाइट आप जलाते हो, कोई बटन दबाते हो टीवी रिमोट में,
तो उसमें जो लाइट आगे दिखाई देती है वो आईआर निकलता है उसमें से। वीडियो रिकॉर्डर का जो रिमोट है या हाई फाई सिस्टम का जो रिमोट है, उन रिमोट में क्या होता है, आईआर इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, जिसकी हेल्प से जो है आप टीवी के रिमोट से टीवी को ऑन करते हो, चैनल बदलते हो। ठीक है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट, इनका अर्थ सैटेलाइट में भी यूज होता है, ना केवल मिलिट्री पर्पज के लिए बल्कि कि किसी इलाके में क्रॉप यानी फसल कितनी हुई है, मतलब कोई नुकसान तो नहीं है, उस नुकसान का सर्वे करना है। जैसे ओला पड़ जाता है, कई बार तेज बारिश आ जाती है, आंधी आ जाता है या ओला वृष्टि हो जाती है, तो उस वजह से फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसका सर्वे करने के लिए भी आईआर डिटेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है। और मिलिट्री पर्पज में तो मैंने आपको बताया ही। जो कच्चे फल है उनको पकाने के लिए भी आईआर इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है बेटा, फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। ठीक है। जैसे बनाना कच्चे और उसको स्टोरेज में रख देते हैं, फिर उनको पका लेते हैं। ठीक है। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, उनमें भी आईआर का यूज हम करते हैं। और फोटोग्राफ्स लेने होते हैं कब, जब फॉग होता है या धुआं होता है, तो उस केस में क्लियर फोटोग्राफ के लिए आईआर कैमरे का यूज किया जाता है। सोलर वाटर हीटर्स में आईआर का यूज होता है, कूलर्स में यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए आईआर का यूज होता है। और किसी केमिकल की प्योरिटी, शुद्धता को चेक करना है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो आईआर का यूज किया जाता है। तो ये यूजेज जो है आपको याद रखने हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वेव इज यूज टू फॉर द पर्पज ऑफ डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ऐसे पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे आईआर वेव्स। तो इस तरीके से यूजेज पूछ लिए जाते हैं, या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन पूछ लिया जाता है, या वेवलेंथ रेंज थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। अरेंज द फॉलोइंग वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ, या डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से पूछा जाता है। आगे देखिए विजिबल रेज, जिसकी वजह से हम इस कलरफुल वर्ड को देख पाते हैं हमारी आईज से। दिस स्पेक्ट्रम इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है इसका, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, या लिखें आप 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। ठीक है। तो कितना वेवलेंथ रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेवलेंथ रेंज नीचे लिखा हुआ है, चलिए 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ रेंज आप याद रखिए। यदि आपको वेवलेंथ रेंज पता है ना, तो फ्रीक्वेंसी रेंज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है ना। यदि वेवलेंथ रेंज पता है तो किसी एक को याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी तो निकल ही जाएगा। यूजेज क्या है विजिबल रेंज के, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, भाई हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं विजिबल रेंज की हेल्प से। स्नैक जो है ना बेटा, स्नैक आईआर वेव्स को देख सकते हैं, लेकिन आप और हम नहीं देख सकते। जो सांप हैं वो आईआर वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैनी इंसेक्ट्स एक्सटेंड दियर विजिबल रेंज वेल इनटू द अल्ट्रावायलेट, और कई इंसेक्ट्स तो जो है अल्ट्रावायलेट रेज को भी देख पाते हैं। अब देखिए आगे, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको शॉर्ट में यूवी रेज कहा जाता है, इनको हम स्पेशल लैंप से प्रोड्यूस करते हैं, या कोई बहुत ज्यादा हॉट बॉडी है जैसे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, बहुत ही ज्यादा गर्म जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे यूवी रेज निकलती हैं, या स्पेशल लैंप से यूवी रेज निकलती हैं। ये मनुष्यों के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है। और ज्यादा आप यदि यूवी रेज आपके शरीर पर गिर जाएं, तो जो स्किन है उसके मेलेनिन, उसमें ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। जो कि स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, कई बार स्किन ब्लैक भी हो जाती है, तो यूवी रेज इसमें हार्मफुल होता है। यूजेज क्या है यूवी रेज के, देखिए यूवी रेज का हम यूज जो आपकी एफएसएल होती है ना बेटा, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, जब जहां भी कोई क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले जिस एक्सपर्ट को बुलाया जाता है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है बेटा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फॉरेंसिक साइंस पढ़ाया जाता है, वो फॉरेंसिक साइंस पढ़ करके फॉरेंसिक लैब ज्वाइन करते हैं, और उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम यह होता है कि जहां भी कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है या कोई वारदात हुई है, ठीक है, उसमें वहां से सैंपल्स को कलेक्ट करने का सबसे पहला सैंपल कलेक्शन कौन करेगा, फॉरेंसिक लैब वाले करेंगे। फॉरेंसिक लैब वाले, फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं, वो ये भी बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कितने देर पहले हुई है या किस वजह से ऐसा हुआ है। एक बाल के आधार पर भी हम व्यक्ति का पता लगा लेते हैं कि हाँ ये चोरी किसने की है, या कई लोग जाली हस्ताक्षर कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है, या चेक्स पर, उनका भी पता लगा लिया जाता है।
यूवी रेज की हेल्प से। तो फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है यूवी रेज का। तो फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल्स, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूवी रेज का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया आपने देखा होगा, जो वाटर प्योरीफायर है उसमें यूवी रेज की हेल्प से वाटर का प्योरिफिकेशन भी करते हैं। इसके अलावा आप देखो आजकल कोरोना चल रहा है तो कई लैब्स ने जो है डेवलप किया है यूवी किट। उस यूवी किट की वजह से कमरे की कमरों को जो है सैनिटाइज किया जाता है। तो सैनिटाइजेशन में कोरोना वायरस को रिमूव करने के लिए यूवी रेज का यूज किया जाता है। ये भी आप इन दिनों देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे। वर्गलर अलार्म चोर घंटी में भी इसका यूज होता है। इन द डिटेक्शन ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेजों का पता करने लगाने में। फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने में यूवी रेज का यूज किया जाता है। और खाने को सुरक्षित रखने के लिए, टू प्रिजर्व फूड स्टफ, इसमें भी यूवी रेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूवी रेज नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एक्स रेज। एक्स रेज का यूज तो आपको पता ही होगा, जब भी कहीं हड्डी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो तुरंत डॉक्टर जो है एक्स रे के डायग्नोस के लिए लिखता है। एक्स रे जो है कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जब किसी मेटल टारगेट पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। किसी मेटल टारगेट पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को जब किसी मेटल टारगेट पर गिराया जाता है तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और इनका यूज सर्जरी में किया जाता है। कि अब मान लीजिए कोई आप सोना खरीद के लाए, मान लीजिए सोने की ब्रिक्स है और इसमें अंदर तो पूरा खोखला है और बाहर सोने का परत दिखा हुआ है, इसका पता लगाना है क्रैक का, या फ्लॉ जिसको कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर यूवी रेज गिरा दीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था यूवी डिटेक्टर, एक तरफ डिटेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, डिटेक्टर यदि डिटेक्ट कर लेता है तो मतलब सब ओके है, और डिटेक्टर यदि डिटेक्ट नहीं करता है तो इसका मतलब वहां पर क्रैक या फ्लॉ है। तो इन डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक, फ्लॉज एंड होल्स इन फाइनल मेटल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे दीवार है उसमें ब्रेक लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, तो उस फ्लॉ का पता लगाने के लिए भी एक्स रेज का पता यूज किया जाता है। वेल्डिंग्स, टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग्स, कास्टिंग एंड मोल्ड्स, इसमें भी एक्सरे का यूज किया जाता है। टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स का पता लगाने के लिए। ओपियम अफीम का पता लगाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, लोग क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर भी सर्जरी करवा करके और जो है अफीम को छुपा के ले जाते हैं, सोने या चांदी को या एक्सप्लोसिव को छुपा के ले जाते हैं, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं एक्सरे स्कैनर की हेल्प से। टू ट्रीट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, कुछ देखिए एक्सरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इनका यूज किया जाता है, किसी ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करना है तो। इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, मेडिकल फील्ड में तो आप जानते ही हैं एक्सरे करते हैं। अब लास्ट है गामा रेज। गामा रेज जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि चेन रिएक्शन आप जानते हो, यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये जिनोन और स्ट्रोंशियम में टूटता है। ठीक है, और साथ में और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे आप कहते हो, उसमें गामा रेज प्रोड्यूस होती है। और गामा रेज का यूज भी हम कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में करते हैं, जैसे कि एक्सरे का यूज किया जाता है। अब कुछ देखिए बेटा, ये आपको एक ही टेबल के अंदर आपकी बुक में भी दे रखा है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेव्स का वेवलेंथ रेंज क्या है, उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो इस टेबल को भी याद आप रख सकते हैं, याद रख लेना चाहिए। देखिए क्या है इस टेबल में, देखिए टाइप, वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, जैसे कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, यही तो है इसी ऑर्डर में। चलो इसी में देख लेते हैं, मैंने भी लिखा हुआ है। देखिए रेडियो वेव सबसे पहले, सबसे नीचे पार्ट में, जो स्पेक्ट्रम के सबसे नीचे वाले हिस्से में रेडियो वेव्स होती हैं। और रेडियो वेव्स की आप जानते हो जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है। वेवलेंथ की यदि हम बात करें रेडियो वेव की तो ग्रेटर देन 0.1 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है। और ये किसी कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करके प्रोड्यूस की जाती हैं और इनको रिसीवर की हेल्प से, एंटीना की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर होती है। माइक्रोवेव देखिए, ये ग्रेटर देन 0.1 मीटर था रेडियो, अब ये 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर है। वैसे ही IR कितने से कितने तक है, 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर है। विजिबल की बात करें, ये लाइट मतलब विजिबल 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, तो ये तो याद रहेगा ना हमें। अब ये 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर याद है, तो देखिए ये 700 तक है। 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, ध्यान रखिए मिलीमीटर से नैनोमीटर में, ये 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर है और ये ग्रेटर देन 0.1 मीटर है। वैसे ही यूवी का मतलब कितना है वेवलेंथ रेंज, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। वैसे ही यूवी के बाद में एक्स की बात करें, एक्स रे की बात करें तो एक्स रे का 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर है और गामा का क्या है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। तो आप सिमेट्री से इसको याद रख सकते हैं बेटा। तो माइक्रोवेव को क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, वैक्यूम ट्यूब जो होती है ना, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है और इनको पॉइंट कांटेक्ट डायोड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेज आप जानते हो कि हीट वेव्स के नाम से भी जानी जाती हैं और इनको हॉट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। हॉट ऑब्जेक्ट से निकलती हैं वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कारण, क्योंकि जब किसी सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके एटम और मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करते हैं और उस वजह से उससे IR प्रोड्यूस होती हैं और इनका डिटेक्शन हम थर्मोपाइल, बोलोमीटर, IR फोटोग्राफिक फिल्म, इनसे किया जा सकता है। लाइट की वेवलेंथ रेंज 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब हायर लेवल से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस केस में विजिबल रेंज में जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा और इनको हम आई की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटो सेल से कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म से कर सकते हैं। यूवी रेज आप जानते हो, अगेन ये हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट से जैसे कि सन है उनसे निकलती हैं। 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर इनका वेवलेंथ रेंज है। ठीक है। और याद रखिएगा इसको कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट से, वेरी वेरी हॉट ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि सन है, और ये फोटो सेल या फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट की जा सकती है। वैसे ही एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की वेवलेंथ रेंज 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर होती है। एक्सरे ट्यूब से, यानी जब किसी मेटल टारगेट पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को गिराया जाता है तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है और ये फोटोग्राफिक फिल्म गाइगर ट्यूब या आयनाइजेशन चैम्बर से डिटेक्ट की जाती हैं। गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। इनकी वेवलेंथ रेंज लेस देन 10⁻³ न्यूटन नैनोमीटर होती है और ये फोटोग्राफिक फिल्म गाइगर ट्यूब, आयनाइजेशन चैम्बर, इनसे डिटेक्ट की जाती है। ठीक है बेटा। तो ये बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम को मैं फिर एक बार बना रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाना होता है। इस तरीके से दो पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और इधर लिखेंगे आप वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ किस में, मीटर में, या एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो आप। उसके बाद में इसको फ्रीक्वेंसी को कितने से स्टार्ट करना है, 10⁻24 से। कितने से स्टार्ट करना है, 10⁻24 से, फिर 23 है ना, फिर 10⁻22, 10⁻21, 10⁻20, 10⁻19। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उस पर लिखते जाना आप इसे। 18, 10⁻17, 10⁻16, 10⁻15, 10⁻14, ऐसे आप बनाते जाना। ठीक है। अब ये आप जानते हैं 10⁻14 और 15 के बीच कौन होता है, विजिबल रीजन होता है, ये ध्यान रखना, विजिबल। ठीक है। विजिबल रीजन होता है या विजिबल रेज कह सकते हो। और इधर कौन होता है, 10⁻6 होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा 10⁻14 है ना मीटर, और ये आएगा माइनस, इन दोनों के बीच में आएगा बेटा, इन दोनों के बीच में ये -13, फिर इन दोनों के बीच में -12, इन दोनों के बीच में -11, फिर -10, फिर इन दोनों के बीच में -9, फिर इन दोनों के बीच में -8,
फिर इन दोनों के बीच में 10⁻⁻⁷, ठीक है। इस तरीके से -6 आएगा और फिर ये आप लिखते जाइए ऐसे। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा आपका 10⁻⁷ तक, +7 तक जाएगा बेटा। ये -14 से +7 तक वेवलेंथ वाला जाएगा और ये जाएगा आपका इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। अब विजिबल के ऊपर जो है यूवी ये ध्यान रखिए, ऑर्डर एक्स और गामा रेज ये होता है। विजिबल के नीचे IR, ठीक है। फिर माइक्रोवेव को ऐसे भी लिखते हैं बेटा हम, माइक्रोवेव, ये म्यू लिख दिया, माइक्रो होता है इसका मतलब, या फिर ऐसे पूरा नाम लिख दो माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव के नीचे आप कह सकते हो शॉर्ट रेडियो वेव, कौन सा, शॉर्ट रेडियो वेव। शॉर्ट रेडियो के नीचे आप TV एंड FM कह सकते हो, TV एंड FM, फिर AM कह सकते हो, फिर लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव। तो इसे आप 8 से 10 बार बनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसको याद करना बहुत कंपलसरी है। अब आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है और जो वेवलेंथ है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। यानी सबसे ज्यादा यदि हम फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, यदि असेंडिंग ऑर्डर देखें तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है, और माइक्रोवेव से ज्यादा है IR की, IR से ज्यादा विजिबल, और विजिबल से ज्यादा यूवी से ज्यादा एक्स, और एक्स से ज्यादा गामा। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर आप उल्टा कर देना, इसको लेस देन कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। वेवलेंथ का देखें हम तो वेवलेंथ में रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है ये फ्रीक्वेंसी का हमने सही लिखा है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया बेटा। ये कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, असेंडिंग नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है गामा की। तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर सबसे कम आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ सबसे कम आ रहा है गामा। ये देखिए, ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे लिख दो तो ये असेंडिंग हो जाएगा बेटा। इसको ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो एक बार, ऐसे लिखो, ठीक है। लेस देन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, एक्स का उससे कम, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये रेडियो का। तो ये असेंडिंग हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग लिखना है तो कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग में फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग लिखना है तो सबसे भाई कम से ज्यादा से कम की तरफ आना है। तो गामा से कम किसका है, यूवी से कम किसका है, एक्स का, सॉरी यूवी से पहले एक्स है, गामा एक्स, फिर एक्स से कम किसका है, यूवी का, यूवी से कम किसका है, विजिबल से कम किसका है, IR, फिर उससे कम किसका है, माइक्रोवेव, फिर कौन है, रेडियो वेव। ऐसे लिखना है, ये डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये असेंडिंग हो गया। चलिए वेवलेंथ का लिखें। वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, ठीक है। उससे कम वेवलेंथ आपकी माइक्रोवेव, ठीक है। उससे कम वेवलेंथ आपकी हो गई, क्या नाम से, उससे कम वेवलेंथ किसकी होगी, उससे कम वेवलेंथ रेडियो की सबसे ज्यादा, माइक्रोवेव की उससे कम, IR की उससे कम, विजिबल की उससे कम, और उससे कम हो गई आपकी यूवी, और उससे कम एक्स, और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है ये मैंने, किसका, वेवलेंथ का। असेंडिंग लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग बढ़ता हुआ, तो कैसे लिखेंगे, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की, ठीक है। गामा से ज्यादा किसकी है, एक्स की, एक्स से ज्यादा किसकी है, गामा की। सब उल्टा लगा दिया मैंने। गामा की वेवलेंथ जो है डिसेंडिंग लिख रहे हैं हम, गामा की वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, एक्स की उससे ज्यादा,
और यूवी की उससे ज़्यादा, और विजिबल की उससे ज़्यादा, और आईआर की उससे ज़्यादा, और माइक्रोवेव की उससे ज़्यादा, और रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कौन सा हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हमने सबका असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख दिया बेटा। आपसे एग्जाम में कोई 2 या 3 पार्ट दे देगा, जैसे कह देगा कि यूवी, एक्स और गामा, अरेंज दीज 3 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पूछ लेगा। तो इस टाइप के प्रश्नों का जवाब आपको देना आना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ देखिए इसमें क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि विच वेव इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसका यूज किया जाता है बेटा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में विच वेव इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन? आंसर है माइक्रोवेव। कौन सा वेव? माइक्रोवेव। विच वेव इज यूज्ड इन स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर? एक्सरे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन सा यूज करते हैं हम? एक्सरे। विच वेव इज सिमिलर टू द रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई? रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डीके में कौन सी वेव निकलती है? गामा रेज। ठीक है, और विच वेव हैज ए वेवलेंथ रेंज बिटवीन 390 नैनोमीटर टू 770 नैनोमीटर? विजिबल। विच वेव इज एब्जॉर्ब्ड बाय सनलाइट? विच वेव इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन, ओजोन लेयर कौन सी वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है? यूवी को। और विच वेव प्रोड्यूस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट? आईआर सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। रेडार सिस्टम में यानी एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव। लो फ्रीक्वेंसी एंड की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लो फ्रीक्वेंसी एंड पर कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी एंड पर गामा। विच वेव इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन? गामा। विच वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स? एक्स-रेज। विच वेव इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉगी कंडीशंस, नाइट एंड फॉगिंग कंडीशंस? IR. Which wave is used to take photograph of internal parts of a human body? X-ray. Which wave is used in radar? Microwave. Which wave is used in water purification? UV. Which wave is used in remote sensing? Microwave. Which wave is used in treatment of cancer? Gamma rays. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आप इस लेक्चर को देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।